हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रजनी गोयल। वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की इस क्लास में हम CISCE करिकुलम के अकॉर्डिंग क्लास 8 की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 3 इकोसिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजी? Ecology is the scientific study of interaction of plants and animals among themselves and with their environment is called ecology. एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नेम था हैंस रिटर। उसने इकोलॉजी की टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। और इकोलॉजी टर्म जो है वो टू ग्रीक वर्ड्स दैट इज ओइकस एंड लॉगस से लिया गया है। Oikos means house and logos means study of. So it is the study of house, or you can say study of the environment in which we live is called ecology. सेकेंड इज व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? एक इंटरेक्टिंग यूनिट है और इस यूनिट में सभी ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो एक दूसरे के साथ तो इंटरेक्ट करते ही करते हैं, साथ में वो नॉन लिविंग सराउंडिंग इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी एग्जांपल हम कह सकते हैं फॉरेस्ट हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए। ये इकोसिस्टम के एग्जांपल है। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसके टू कंपोनेंट्स हैं, टू पार्ट्स हैं, एक बायोटिक एंड सेकंड वन इज अबायोटिक। बायोटिक मींस क्या है? जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो किस में आती हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स में। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, एयर, वाटर, सॉइल एंड लाइट आर द एग्जांपल्स ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, स्क्वेंजर्स, डिकम्पोजर्स, ये सारे क्या किसकी कैटेगरी में आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स की। जैसे कि हमें पता ही है कि जो वर्ड बायोटिक है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है? बायोस से। और बायोस का मतलब ही क्या है? लाइफ। सो यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगी, कौन सी थिंग्स आएंगी? लिविंग थिंग्स आएंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम बायोटिक कंपोनेंट्स जो है उसको पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इसकी 3 कैटेगरीज आ रही हैं, 3 कैटेगरीज आ रही हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो प्रोड्यूसर्स की होती है, जैसे कि प्लांट्स हो गए। सेकेंड कैटेगरी जो है वो कंज्यूमर्स की है। थर्ड है डिकम्पोजर्स की। जो कंज्यूमर्स हैं दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द फूड चेन। First of all is primary consumers, second secondary consumers, and third one is tertiary consumers. So after that we will discuss these categories in details. Now producers, as we know that producers means जो produce कर सकता है, तो here we are talking about the plants. तो plants क्या produce करेंगे? Food करेंगे। तो कैसे करेंगे? With the help of the process that is called फोटोसिंथेसिस। उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फूड बनता है और फूड से हमें एनर्जी आती है। ठीक है, इसीलिए प्रोड्यूसर्स जो हैं, प्लांट्स जो हैं, उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ्स मीन्स नरिश करना, फूड देना। ये अपने लिए तो फूड बनाते ही बनाते हैं और साथ ही दूसरों को भी ये फूड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, सनलाइट होती है इनके पास, क्लोरोफिल है, ये सभी इनकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते और किस पे डिपेंड होंगे फिर? ये प्रोड्यूसर्स पे, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और क्यों डिपेंड होते हैं? फूड के कारण। दैट्स वाई they are called heterotrophs. Autotroph means they can prepare their own food. Heterotrophs means they are not able to produce their own food. On the basis of their feeding habits, consumers can be of 3 types: primary, secondary and tertiary. So first of all, what do you mean by primary consumers? These organisms जो है वो प्लांट्स को खाते हैं। प्लांट्स को क्यों खाएंगे?
फूड के कारण, ताकि उनको एनर्जी मिल सके। ये अब प्लांट्स को खा रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स एनिमल्स। क्लियर। तो इसकी जो एग्जांपल्स है वो कौन कौन सी आ जाएंगी, जैसे हॉर्स हो गया, काउस, डियर्स, रैबिट्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स। नाउ सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में क्या है, ये होते तो डिपेंड प्लांट्स पे ही हैं फूड के लिए या एनर्जी के लिए, बट इनडायरेक्टली होते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि ये पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे। क्लियर। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे, इसीलिए इनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे आते हैं। अब ये किसी प्राइमरी कंज्यूमर्स का फ्लैश खाएंगे, तो ये फ्लैश खा रहे हैं, मतलब हर्बीवोर्स एनिमल्स का फ्लैश खा रहे हैं, इसीलिए इनको कार्निवोर्स भी कहते हैं। जो एनर्जी इनको मिल रही है, जो फूड मिल रहा है इनको, वो किससे मिलेगा, हर्बीवोर्स एनिमल से मिलेगा। और इनकी एग्जाम्पल आ गई जैसे टाइगर, लायन, स्नेक्स, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। अब टर्शरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो इनडायरेक्टली डिपेंड हैं किस पे, प्लांट्स पे, फॉर फूड एंड एनर्जी। अब ये किसको खाएंगे, ये खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स को। अब ये किसका फ्लैश खा रहे हैं, अदर कार्निवोर्स का। क्लियर। और जो केमिकल एनर्जी इनको मिल रही है फूड से, ठीक है, और वो किसके थ्रू पास हो रही है, प्राइमरी कंज्यूमर की हेल्प से ये पास हो रही है। अब ये थर्ड स्टेप पे मतलब आ रहे हैं, इसीलिए इनको टर्शरी कंज्यूमर्स कहते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर ने तो फूड बनाया, उसके बाद जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, वो क्या करेंगे, प्लांट्स को खा रहे हैं, फर्स्ट नंबर हो गया। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे आ गया। और टर्शरी कंज्यूमर्स जो है वो थर्ड नंबर पे आ गया, क्योंकि ये एक सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है उनका फ्लैश खा रहे हैं। क्लियर। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स क्या है, ये वो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, बियर, क्रो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवोर्स एनिमल्स। एंड इन सभी में से जो बियर है वो बिगेस्ट ओमनीवोर्स है। क्लियर, बिगेस्ट ओमनीवोर्स है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस स्क्वेंजर्स। तो स्क्वेंजर्स क्या हैं, जो मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, और किसका फ्लैश खाएंगे, डेड एनिमल्स का। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आ गया वल्चर्स आ गए। तो वल्चर्स अब क्या कर रहे हैं, मरे हुए जानवर का मांस खा रहे हैं, तो ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए ये स्क्वेंजर्स जो है, वल्चर्स जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या हैं, डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसको उसकी ब्रेक डाउन करेंगे, उनको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है, और इनमें कौन हेल्प करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे फंजाई होगी, बैक्टीरिया हो गया, ये क्या करेंगे, केमिकल रिलीज करते हैं, एक सब्सटेंस सक्रीट करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, जिसकी ये जो ऑर्गेनिक मैटर पे जो सब्सटेंस क्रिएट हुआ ना, उसकी हेल्प से उनकी डाइजेशन होगी। तो डाइजेशन क्या मतलब क्या है, जो कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स है दे विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स, सिंपल न्यूट्रिएंट्स में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, और यही न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, अब सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। सॉइल में मिक्स होने के कारण प्लांट्स इसको यूज़ कर लेंगे, फिर जो एनिमल्स है जो प्लांट्स को खा रहे हैं तो वो उनको खा जाएंगे। जब एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, अगेन ये डिकम्पोज होके मतलब दोबारा से ये क्या हो जाएंगे, रिसाइकल हो जाएंगे, और दोबारा से ये इन्वायरमेंट में आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। इसका क्या बेनिफिट है, मतलब इसके कारण क्या होता है, डिकम्पोजर्स के कारण जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, क्लीन रहेगा हमेशा, और इसी के साथ साथ जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिसाइकलिंग हो जाएगी। ठीक है, वो रिसाइकलिंग का यहाँ पे मतलब क्या है कि वो दोबारा से हमारी सॉइल में, हमारे इन्वायरमेंट में दोबारा से वापस आ जाएंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फूड चेन। तो फूड चेन क्या है, जैसे प्रोड्यूसर्स ने अपना फूड बनाया, ठीक है, अब ये प्लांट्स हैं तो प्लांट्स ने फूड बनाया, अब जैसे ग्रास होपर है वो प्लांट्स को खा रहा है, ठीक है, प्लांट्स को खा रहा है, प्लांट्स प्रोड्यूसर है, ग्रास होपर कौन सी कहाँ किस कैटेगरी में आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स की। उसके बाद जो फ्रॉग है वो ग्रास होपर को खा रहा है, ठीक है, इससे एनर्जी ले रहा है, जो फ्रॉग है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है।
उसके बाद जो स्नेक है वो फ्रॉग को खा रहा है, थर्ड प्लेस पे आ गया, टर्शरी कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। देन ऐसे ही करके जो फूड चेन है वो चल रही है। फूड चेन का यहाँ पे मतलब क्या है कि एक एनर्जी का फ्लो हो रहा है, और एनर्जी आपको पता है किससे मिलेगी, वो फूड से मिलेगी। तो ऐसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो एनर्जी का फ्लो है वो चलता रहता है। एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर में, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट हुई, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है, जैसे कंज्यूमर्स तक जा रही है। तो इसी को क्या कहते हैं, फूड चेन। मतलब जो ये फीडिंग रिलेशनशिप है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या है, एनर्जी जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, इज कॉल्ड फूड चेन। और इसमें क्या है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे को खा रहा है, और हर लेवल जो है फूड चेन का, जैसे प्रोड्यूसर टू ग्रास होपर हो गया, जैसे मतलब प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, हर लेवल को हम क्या कहेंगे, ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। अब बात करते हैं फूड वेब की। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो फूड चेन है वो, मतलब यहाँ तक हम ये सोचेंगे कि फूड चेन लीनियर है, मतलब स्ट्रेट चलती है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। लीनियर नहीं है ये एक्चुअली में है क्या कि ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। इंटरकनेक्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि सपोज कोई भी सेम प्लांट है या सेम एनिमल है, ये नहीं कि उसको सिर्फ एक ही खाएगा, ठीक है। मोर देन वन ऑर्गेनिज्म भी उसको खा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें रैट की, तो रैट को अब देखो कितने एनिमल्स खा रहे हैं, जैसे स्नेक भी खा सकता है, ईगल भी खा सकता है। तो मतलब ज़्यादा एनिमल्स खा रहे हैं, जिसके कारण जो हमारी फूड चेन है वो क्या होगी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और उसका स्ट्रक्चर जो है, पैटर्न जो है वो वेब लाइक बन जाएगा। और इसी फूड चेन को, मतलब जो कॉम्प्लेक्स बन गई, वेब लाइक पैटर्न बन गया, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगी फूड चेन, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। तो इसी से क्लियर हो जाता है कि हमारी जो फूड चेन है वो लीनियर नहीं है, बल्कि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वेब लाइक पैटर्न बनाता है, जिसको हम फूड वेब कहते हैं। यहाँ तक डिस्कस करने के बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स पे, और यहाँ पे हम बात करेंगे एनर्जी की, कि एनर्जी कैसे जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। हम इकोलॉजिकल पिरामिड मतलब पिरामिड की शेप तो हमें पता ही है कि जो इसका जो बेस है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है। और अगर उसका एपेक्स की बात करें, टॉप की बात करें, तो ये नैरो है, ठीक है। जो बेस है वो अब किसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोड्यूसर्स को, प्लांट्स को। और अगर एपेक्स की बात करें, और यहाँ पे मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्शरी कंज्यूमर्स को। तो इसी फूड पिरामिड के बेसिस पे अगर हम उसकी कैटेगरीज बनाएं, तो 3 टाइप्स के पिरामिड्स हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है पिरामिड ऑफ नंबर्स, सेकंड पिरामिड ऑफ बायोमास, एंड थर्ड वन इज पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर, अगर हम उसी की बात करें, तो यहाँ पे अभी हम पता ही है कि जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब सबसे लोएस्ट जो है वो बहुत ब्रॉड है, और यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आते हैं। तो दैट मीन्स ये नंबर अब किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स को, नंबर ऑफ प्लांट्स को। अब इसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। और ये नंबर जो है वो किसका है, प्राइमरी कंज्यूमर्स का, और ये उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो शो हो रहे हैं इस फिगर में। हम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम उसको शो कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर्स। क्लियर? आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एनर्जी फ्लो। तो जैसे कि सपोज सन है, सन से जो 100% हम एनर्जी लेके चल रहे हैं, वो सारी सपोज प्लांट्स ने जो है वो कन्वर्ट कर ली, उस एनर्जी को फूड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, प्लांट्स ने। तो प्लांट्स ने जो 100% एनर्जी कन्वर्ट की, तो उसका जो 90% पार्ट है वो तो उन्होंने क्या कर लिया, खुद के लिए यूज़ कर लिया, और वो स्वयं के लिए यूज़ कैसे करेंगे, फूड बनाने में, ठीक है। और जो 10% है वो क्या हो गया, उनकी बॉडी में स्टोर हो गया, और वो अब 10% जो उनकी बॉडी में स्टोर हो गया, अब वो किसको ट्रांसफ़र करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स को, इसको ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन 10% एनर्जी जो है वो
प्राइमरी कंज्यूमर्स के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए अब ये क्या करेंगे, और ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को, डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोड्यूसर्स को उसको खा लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स के प्रोड्यूसर्स को खा लिया और अपनी एनर्जी लेवल को 100% कर दिया। सिमिलर क्या होगा, अब 100% इसको हम लेके चल रहे हैं, तो इसी का फिर से क्या हो गया, 90% इन्होंने स्वयं के लिए यूज़ कर लिया, और जो 10% जो इन्होंने अपनी बॉडी में स्टोर किया था ना, वो अब क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने ले लिया। अब अगेन फिर क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के लिए ये सफिशिएंट नहीं है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करेंगे, और जिससे क्या होगा, ये अपने एनर्जी फ्लो को, एनर्जी सिस्टम को जो है, उनकी जो एनर्जी नीड है उसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो इसीलिए मतलब इसमें क्या है कि जैसे जैसे हम मतलब एनर्जी सिस्टम को, एनर्जी फ्लो को, अपनी एनर्जी नीड को कंप्लीट करना चाहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को ईट करते हैं। इसी कारण क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम टॉप की तरफ मूव कर रहे हैं, टॉप की तरफ मूव करने से जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, वो उनका जो नंबर है वो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे कि हम पिरामिड में ऊपर की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि जो बायोटिक फैक्टर्स है वो मतलब कैसे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, मतलब कैसे वो एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 एग्जाम्पल्स को, मतलब जैसे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक प्रोसेस हो गया सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, इनके थ्रू हम क्या करेंगे, इंटरडिपेंडेंस को शो करेंगे। तो सिम्बायोसिस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्बायोसिस क्या है, सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, इस दोनों अगर सपोज 2 ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे, दोनों को ही क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा। सपोज अगर हम बात करें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स की, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होगा, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, और दूसरी जो हम चीज़ लेते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या हैं, ये मतलब पी फैमिली में आ जाते हैं, पी फैमिली को बिलोंग करते हैं, और इसकी जो रूट नोड्यूल्स हैं, ठीक है, उनमें ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो इसमें मतलब स्टे करता है। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की ये जो रूट नोड्यूल्स हैं उनमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये कैसे लेग्यूमिनस प्लांट की हेल्प कर रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स करके, क्योंकि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, जैसे नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, उसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जिससे लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए इजी हो जाएगा उस नाइट्रोजन को इनटेक करना इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। अब ये क्या करेंगे, मतलब जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो उससे तो नाइट्रोजनस कंपाउंड ले ही रहा है, मतलब नाइट्रोजन ले ही रहा है, और बदले में बैक्टीरिया क्या करेगा, मतलब बैक्टीरिया को क्या बेनिफिट होगा कि उसको क्या है, मतलब रहने के लिए शेल्टर मिल रहा है और फूड मिल रहा है, और ये दोनों चीज़ें उसको मतलब कौन देगा, बैक्टीरिया को कौन देगा, प्लांट देगा, लेग्यूमिनस प्लांट देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, दोनों को बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट रिलेशनशिप हम डिस्कस करेंगे पैरासिटिज्म में, और पैरासिटिज्म में क्या है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें क्या है, एक ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, दूसरे को क्या होगा, हार्म होगा। जिसको बेनिफिट हो रहा है उसको तो हम कहते हैं पैरासाइट, और जिसको हार्म हो रहा है उसको हम कहते हैं होस्ट। जैसे कि हम एग्जाम्पल में कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन के इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हैं कि पैरासाइट रह रहे होते हैं। जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं टेपवर्म की, तो टेपवर्म कहाँ पे रहता है, टेपवर्म इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ये हमारे ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, तो टेपवर्म जो है वो क्या करेगा, फूड को मतलब इनटेक कर लेगा, कहाँ से करेगा, ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन से फूड खा लेगा।
अब उसको तो फूड मिल गया, ठीक है, उसके बदले में क्या हुआ, जो ह्यूमन बींग्स है उसको उसका मतलब हार्म हो जाएगा। और हार्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ह्यूमन बींग है जिसकी बॉडी में ये टेपवर्म रह रहा है उसकी बॉडी वीक हो जाएगी और एनीमिक हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स उसकी बॉडी में प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं होगा। उसके बाद हम थर्ड रिलेशनशिप डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्रीडेशन। तो प्रीडेशन क्या है, जिसमें मतलब ये अगेन टू ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप है, जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का क्या करता है, शिकार करता है, उसको हंट करता है। और किसके लिए वो करेगा, फूड के लिए करेगा, ठीक है। जो एनिमल हंट कर रहा है उसको हम कहेंगे प्रीडेटर, ठीक है। और जिसका हंटेड हो गया मतलब जिसका शिकार हो गया उसको हम कहेंगे प्रे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाइगर और डियर की बात करें तो टाइगर जो है वो प्रीडेटर है, ठीक है, क्योंकि वो शिकार कर रहा है। और जिसका शिकार हो गया मतलब किल हो गया जो, वो डियर है। और डियर को वो हंट क्यों कर रहा है, टाइगर हंट क्यों कर रहा है, फॉर फूड के लिए, ठीक है। इसीलिए डियर को हम क्या कहेंगे, प्रे कहेंगे। क्लियर। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, कौन से हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट्स कहेंगे, जिसकी एग्जांपल है टेम्परेचर, एयर, वाटर, सॉइल, लाइट। ये एग्जांपल है अबायोटिक कंपोनेंट्स की। अब ये अबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एयर। एयर तो हमें पता ही है कि इसमें डिफरेंट गैसेस आ जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन जो है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन अब पता ही है 78% है हमारी एयर में, ऑक्सीजन जो है वो 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, वाटर वेपर्स आ गए, ठीक है। और अदर गैसेस जो होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 0.97% होती हैं। अब हमें पता ही है जो ग्रीन प्लांट्स है वो इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, मतलब वो अपना फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और रिलीज़ करेंगे ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजन हम क्या करेंगे, ह्यूमन बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको इनटेक कर लेंगे। किसके लिए इनटेक करेंगे, रेस्पिरेशन के लिए। तो रेस्पिरेशन क्या है, जब ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और लंग्स तक जैसे ऑक्सीजन पहुंच गई, फिर वो पूरे ब्लड को मतलब ऑक्सीजन जो है वो जाएगी, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन जाएगी। और वो ऑक्सीजन क्या करेगी, बॉडी के अंदर जाके फूड की ब्रेक डाउन करेगी। और फूड की ब्रेक डाउन होने से क्या होगा, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा, हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब जो एयर है वो मूविंग एयर है, उसको क्या कहेंगे हम, विंड कहेंगे। और वो किस किस को इफेक्ट करती है, जैसे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है जितने भी प्लांट्स के एरियल पार्ट्स है ना, ठीक है, उनसे क्या होगा, वाटर जो है वो उसको मतलब एज अ एयर में चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लॉस ऑफ वाटर हो जाता है मतलब इसमें। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। एंड पॉलिनेशन मतलब क्या है, पॉलिनेशन में भी एयर हेल्प करती है। पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर। एंथर क्या है, मेल का पार्ट है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट, एंथर से स्टिग्मा की तरफ जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स है वो हो रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो हमारी एयर है वो किस में हेल्प करेगी, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, मतलब फ्रूट्स एंड सीड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करेगी। नाउ वी विल डिस्कस लाइट। तो लाइट का जो मेन सोर्स है वो तो हमें पता ही है, सन है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। और अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड नहीं मिलेगा और सभी ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो सकती है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता है कि जो हमारा प्लांट है उसकी स्टेम है, शूट है, ठीक है, वो किसकी तरफ ग्रो करती है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। और जितना भी हमारा जैसे फ्लावर हो गए,
फ्रूट का साइकिल हो गया, ठीक है, और जितना भी हमारा जैसे रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ बर्ड्स हो गए, पोल्ट्री का हो गया, ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी डे लेंथ ऑफ द डे पे, ठीक है, लेंथ ऑफ द डे। और इसी के साथ साथ ये भी पता है कि डे टाइम जो है वो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे आर इन एक्टिव स्टेज, मतलब दे आर एक्टिव स्टेज पे होते हैं, मतलब स्लीपिंग पे नहीं जाते, वर्किंग पे होते हैं, क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट इज वाटर। वाटर जो है बायोटिक कंपोनेंट है, हमें पता ही है, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं, वाटर से बने हुए हैं। और हमारी अगर बॉडीज की बात करें, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ठीक है, उसमें 70% वाटर होता है। वाटर हमारे लिए असेंशियल है, ज़रूरी है, किस स्टेप के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी है और सीड जर्मिनेशन के लिए भी ज़रूरी है। तो सीड जर्मिनेशन क्या है, जैसे सपोज हमने एक सीड ले लिया, उस सीड से क्या होगा, मतलब बेबी प्लांट ग्रो करेगा, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वाटर नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर सीड जर्मिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसी के साथ साथ जो वाटर है वो किसके कारण, किसके लिए ज़रूरी है, डाइजेशन प्रोसेस के लिए, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ऑल ऑफ दीज रिक्वायर वाटर। तो डाइजेशन क्या है, जो कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स है दे विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर वंस, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। एंड एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, मिनरल्स जो है वो विद द हेल्प ऑफ वाटर दे कैन फ्लो और दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, एग्रीकल्चर के लिए भी ज़रूरी है, ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी हमारा वाटर कंपल्सरी है, मतलब इसके बिना, वाटर के बिना कोई भी हमारी जो लाइफ एक्टिविटी है वो पॉसिबल नहीं है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट बायोटिक कंपोनेंट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हमें पता ही है, टेम्परेचर क्या बताता है कि जैसे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, ये किससे पता चलेगा, मतलब कौन बताता है, ये टेम्परेचर। अगर सपोज मतलब हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इसका भी एक रेंज है, मतलब कि इस इतने टेम्परेचर पे ही हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, एक ऑप्टिमम रेंज है, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज है, उसी में हम सरवाइव कर सकते हैं। अगर वो टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ये हमारी ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर सकता है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है, हमारा लिविंग स्टाइल जो है, हमारा डेवलपमेंट है, उसको इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसी के बेस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे ही जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, मतलब उनका जो हैबिटेट है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जैसे कि अगर हम एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में जैसे कि पोलर बियर हो गया, पोलर बियर हमें पता ही है ये कौन से एरिया में होता है, कोल्ड रीजन में होता है, और कैमल होता है डेजर्ट में, ठीक है। और प्लांट्स में एग्जांपल करें तो पाइन ट्री है, माउंटेन एरिया पे होता है, और मैंगो कहाँ पे होता है, जहाँ पे गर्मी होती है, वार्मर प्लेन्स में। और उसी के साथ साथ सपोज अब ज़्यादा हॉट कंडीशंस हो गई, ठीक है, अब उससे हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है खुद को। तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, समर स्लीप पे चले जाते हैं। मतलब समर स्लीप का मतलब यहाँ पे ये है कि वो समर में, अब गर्मी ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक्टिव स्टेज पे नहीं रहेंगे, स्लीप पे चले जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल्स में हमने स्नेल्स हो गया, वो क्या करते हैं, ज़्यादा गर्मी में मतलब एक्टिव स्टेज पे नहीं रहता। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने आप को मतलब सर्दी से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, विंटर स्लीप पे चले जाते हैं, ठीक है। और मतलब जैसे कि एग्जांपल होगी पोलर बियर, लिजर्ड स्नेक्स, ये क्या है, अपने आप को मतलब सर्दी से प्रोटेक्ट करने के लिए विंटर सीजन में मतलब एक्टिव स्टेज पे नहीं रहते, जिसको हम कहते हैं विंटर स्लीप, और यू कैन से हाइबरनेशन। अगर वो समर स्लीप पे जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन, अगर विंटर स्लीप में है तो दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन। द लास्ट कंपोनेंट इज अ बायोटिक कंपोनेंट इज सॉइल। तो सॉइल तो हमें पता है कहाँ से बनती है, अर्थ के सरफेस से। जैसे कि अर्थ सरफेस में मतलब सॉइल जो है अर्थ सरफेस में से कैसे बनेगी, जैसे कि बड़ी बड़ी रॉक्स होती है ना, उसकी वेदरिंग हो जाती है, मतलब उसका धीरे धीरे उसका क्या होता है, टूटना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे वो टूटती रहती है, आप इस स्टेप को ना काफ़ी ज़्यादा ईयर्स लगते हैं, और जैसे जैसे वो टूटती है वो क्या बन जाती है, सॉइल बन जाती है। सॉइल भी हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
है? क्योंकि ये प्लांट्स के रूट्स होती हैं ना, वो विदाउट सॉइल जो है उसको सपोर्ट नहीं मिलती, मतलब उसको उसकी फिक्सेशन नहीं होती, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो हम रूट्स है प्लांट्स की, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सॉइल वो क्या करेंगी, मतलब प्लांट्स के पास जो रूट्स हैं, अब सॉइल में वाटर भी प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है। अगर सॉइल ही नहीं होगी तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होंगे, और अगर वाटर और न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगी और डेवलपमेंट नहीं होगी प्लांट्स की, ठीक है। और जो क्रॉप्स है, मतलब कैसी क्रॉप होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, जैसी सॉइल की टाइप है। सपोज अगर हम अब बात करें ब्लैक सॉइल की, ब्लैक सॉइल जो है वो किसके लिए गुड है, ठीक है, मतलब हमें पता ही है ये जो ब्लैक सॉइल है कॉटन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो उसकी कॉटन की क्रॉप जो है उसके लिए अच्छी ग्रोथ होती है, मतलब उसकी। तो अब जैसी सॉइल होगी वैसे ही मतलब क्रॉप चाहिए हमें, ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। और उसी के साथ साथ हमें ये भी पता है कि सॉइल जो है वो कई ऑर्गेनिजम्स को, कई एनिमल्स को रहने के लिए प्लेस देती है, मतलब हैबिटेट देती है, ठीक है, जिसमें वो रह सकते हैं एनिमल्स, जैसे कि रैट्स हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए, ठीक है, उनमें मतलब क्या है, वो उनके लिए रहने के लिए एक प्लेस है। Thank you very much. I hope you will like this video. If you like this video, press like button, subscribe our channel, visit our channel for more videos. Thank you.